क्या अपना जीवन जिया है, वो क्या बच्चों के साथ और माँ के साथ और परिवार के साथ समय बिताया है, कुछ नहीं बिताया है। सर गांव के लोग पहचानते नहीं ठीक से। बिल्कुल एक बड़ा समाज तो नीतीश को इंतजार में बैठा हुआ है कि आप फिर तेजस्वी को धोखा दिया। आइए, ये देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए वहाँ क्षेत्र में काम कीजिए, मेरे आगे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं होगा। और नेक्स्ट डे वो चले भी गए। नीतीश कुमार के सामने नीतीश की पार्टी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन दिल से नीतीश के कभी नहीं हो पाए। किशनगंज से ज्यादा फोकस पूर्णिया पर होना चाहिए, और राहुल गांधी कर रहे हैं पूर्णिया में फोकस। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। देखिए 3-4 दिनों से हमारी उपलब्धता जो है वो क्लिनिक में नहीं थी, हम गायब थे, कुछ निजी कारण थे और कुछ अप्रिय घटनाएं घट गई थी जिस वजह से मुझे क्लिनिक से बाहर जाना पड़ा है। लेकिन अब हम क्लिनिक में हैं, हम अपने डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे, चीड़फाड़ करवाएंगे खबरों की, क्योंकि अब बेहद ज़रूरी हो गया है कि खबरों का चीड़फाड़ विस्तृत रूप से किया जाए। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में इन दिनों जो माहौल बना हुआ है, जो पॉलिटिकल ड्रामे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुके हैं। चूँकि 2024 का चुनाव है और चुनाव की रेस में कई जो प्रत्याशी हैं, कई उम्मीदवार हैं, वो लगे हुए हैं कि हमें टिकट मिल जाए। चर्चा कई तरह की चल रही है कि टिकट जो है वो रिपीट होगा या फिर किसी नए चेहरे को मौका इस बार भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन दे सकता है। क्योंकि इसका पैटर्न, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में ही कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए, 2023 में कई राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसके पैटर्न के आधार पर ही देश भर में ये एक तरीके से कहे तो एनडीए गठबंधन ने अपना एक तरीके से एक रिसर्च किया है, एक तैयारी की है कि 24 में भी शायद अगर हम ये काम करते हैं तो हमें एक बड़ा फायदा होगा। क्योंकि अब की बार 400 के पार वाला जो नारा है उसे भी तो पूरा करना है नरेंद्र मोदी को। तो क्या बिहार एनडीए में भी वैसा ही समीकरण, चूंकि अब नीतीश कुमार आ गए हैं, तो 2019 वाला समीकरण टिकट का रहेगा या फिर बड़े बदलाव होंगे? क्या किसी नए चेहरे को इस बार मौका मिलेगा? ये भी चर्चाएं काफ़ी तेज चल रही हैं। देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारे से पहले आपको ये भी बता दें कि मंथन चल रहा है, प्रत्याशी कौन किससे कितने वोट जो है वो जुटा पाते हैं, अब की बार 400 के पार वाले नारे में वो फिट बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो आज का पंचनामा जो है इसी पर आधारित रहेगा और ऐसा ही जो डोज है वो सुबह शाम आपको मिलते रहेगा। पंचनामा में आज जिस विषय पर हम चीड़फाड़ करने जा रहे हैं उसका टाइटल जान लीजिए कि एनडीए के इन सांसदों को दोबारा टिकट मिलना असंभव, मिल भी गया तो जमानत जब्त हो जाएगा। चलिए, कौन कौन से सांसद हैं जिनको लग रहा है कि इस बार दवाई जो है वो नहीं मिलने वाला है, वो इस बार चले जाएंगे सर बाहर, ऐसा लग रहा है। कौन कौन से हैं सर? देखिए, एनडीए में सीटों को लेकर कोई अब तक समीकरण फाइनल सामने नहीं आया है जी। जितने मुंह उतनी बातें, हमने भी अपने लेवल से एक आकलन किया है, हो सकता है हम उसमें गलत हो जाएं क्योंकि पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन जो इस वक्त मुख्य धारा में खबरें चल रही हैं, जो देश के बड़े चैनल्स हैं बिहार को लेकर जो आकलन कर रहे हैं, चाहे इंडिया टीवी ने किया हो, आज तक ने किया हो, एबीपी ने किया हो, सभी में सीटों के बंटवारे को लेकर जो फाइनल काउंट आ रहा है वो जदयू और भाजपा को वो लोग बराबर बराबर सीटें दे रहे हैं जी। उस आधार पर चिराग पासवान की सीटें बहुत कम हो जा रही हैं। मतलब 4 सीट तो हम बोलते हैं कि चिराग पासवान को मिलता ही दिख रहा है हमें, लेकिन 5 भी हो सकता है। चिराग 5 से अधिक मांग रहे हैं तो 5 पे तो एडजस्टमेंट होगा ही होगा। लेकिन कुछ चैनलों पर ये चल रहा है कि चिराग को 2 ही मिलेंगी, 2 चिराग और 2 पशुपति पारस। इसी आधार पर ये 4 का समीकरण चलेगा। बाकी उपेंद्र कुशवाहा को एक और एक माझी जी को जी। तो बाकी इसे आप सब समझे 17 सीटें बाकी लोग दोनों लड़ेंगे जी। लेकिन मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के सामने भाजपा का समर्पण जायज भी है। भाजपा ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की थी जिसके नीतीश कुमार को भागना पड़ा था, तो सहज करना नीतीश कुमार को ये भाजपा का काम है। लेकिन सहजता और अति विनम्रता या झुक जाने में बहुत अंतर है। भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है, अपने विधायकों का सपोर्ट देती है, सरकार गिरने के बाद नरमी दिखाती है, सब तेवर कलेवर ठंडा कर दिया जाता है नीतीश के प्रति, नीतीश को अभय दान देती है भाजपा, सारे मंत्रालय फैसला सब कुछ नीतीश कुमार का ही चलेगा। लेकिन अंदर अंदर ये जरूर देखने को मिल रहा है कि भाजपा भी बिहार में एक रणनीति पर काम कर रही है और वो रणनीति कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट, नेचुरल रिप्लेसमेंट के तौर पर है, वो आगे समझ में आएगा। हमने इसके बारे में समझाया भी। इस तरीके से समझा जा सकता है कि नीतीश खुद ही साइड हो जाएंगे। हाँ, खुद ही हो जाएंगे, मतलब ठेल के भगाया नहीं जाएगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा नीतीश कुमार की हर बात मान ले। देखिए, ये चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है, जी, जी। ये मोदी जी का चुनाव है। इसमें भाजपा ने 400 का टारगेट बनाया है। चलो दिलदार, चलो 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार चलो जी। तैयारी कर रखी है उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि 400 ही उनका टारगेट है, उससे कम भी होगा, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल फिगर पे जाना चाहेगी वो, जिसमें कंफर्टेबल मेजोरिटी भी हो। सर, आंकड़ों में तो लगभग 400 के, मतलब 400 तो ये बोल रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सर्वे निकल के आ रहे हैं, 375 बताया जा रहा है उसमें। बहुत है, लेकिन 375 भी लाने के लिए लड़िएगा तब ना लाइएगा। अब लड़िएगा 15 सीट पे तो कहाँ से लाइएगा। भाजपा बिहार में 22-25 सीटों पर खुद लड़ना चाहती थी। नीतीश के आने के बाद से महत्वाकांक्षाएं थोड़ी कम करेगी जी। लेकिन जदयू की विनेबिलिटी और बीजेपी कैंडिडेट की विनेबिलिटी में बहुत अंतर है। सर्वे हमने भी किया है। बिल्कुल। जदयू बहुत पिछड़ जा रही है। भाजपा में वो ताकत है कि वो बड़े फैसले ले सकती है, वो एक अलग लहर पर सवार है। तो भाजपा के कैंडिडेट्स को ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां तो यही है, अनुकूल परिस्थितियां तो यही है कि भाजपा अपने हिसाब से अपने प्रत्याशियों को फील्ड करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे तो लगता है भाजपा 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। क्योंकि सर लोगों को लगता है कि नीतीश नहीं, बीजेपी चाहिए, ऐसा इसलिए। हाँ, और नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जी, जी, जी। जिसका फायदा एक बड़ा समाज तो नीतीश को इंतजार में बैठा हुआ है कि आपने फिर तेजस्वी को धोखा दिया, आइए। एक बड़ा जनसंख्या इस इंतजार में कि आपने जो जाति जनगणना की, आइए बताते हैं। तो ये सारी नाराजगी भाजपा को भी झेलना ना पड़ जाए ना, इसलिए भाजपा चाहेगी कि नीतीश कम सीटों पर चुनाव लड़े। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो सीटें अगर उनके प्रत्याशी एनडीए के रिपीट होते हैं, हमने बहुत सारा समीकरण बताया कि किनका नाम कट जाएगा, कौन अश्वत्थामा है जिनका पैर ही नहीं कोई हिला सकता है। अश्वत्थामा ने अंगद, अश्वत्थामा इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा भी खुद को भगवान मानते। तो इसलिए अब अश्वत्थामा हो, अंगद हो, ये कौन लोग हैं हमने बताया। अब हम बताने जा रहे हैं वो लोग जो बिल्कुल अगर वो आ गए तो उनके हिसाब से हार तय है। ये किस कारण से है, जो कहीं जनता की नाराजगी है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है, कहीं वो अनपॉपुलर है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण है। शुरू करते हैं पहली सीट से। सबसे पहली सीट अगर बातचीत की जाए सर सिवान की, चूंकि सबसे टॉप ये आता है बिहार की राजनीति में भी और देश में भी काफी चर्चा होता है, तो सिवान में क्या लग रहा है सर? क्या वाकई में कविता सिंह जो जदयू की सांसद है रिपीट होंगी यहाँ? देखिए, सिवान के बारे में मैं अपनी फीडबैक बता दूं। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं, अगर कोई किसी को ऐतराज हो तो वो मुझसे मांग सकते हैं वो। जी। सिवान के बारे में जितने भी फीडबैक मैंने फ़ोन पे लिया है, जाके आप भी फीडबैक लगातार आप सिवान जाते रहते हैं तो आप बताते रहते हैं। सिवान में वर्तमान सांसद के प्रति नाराजगी है, काम बहुत नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोग एक नाराजगी, हाँ, एक नाराजगी उनकी है। नीतीश कुमार की वजह से भी काम नहीं हो पाता है। आप देखिएगा सांसद पति लगातार दिल्ली के गलियारों में घूमते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, लेकिन उन समस्याओं को तब ना भाजपा सुनेगी जब आप उनके साथ रहेंगे। हर 10 दिन पे सरकार गिरेगी तो थोड़ी भाजपा आपको साथ देने जा रही है। इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन लोकल लेवल पर वहां पे ओम प्रकाश यादव का टिकट काटकर दिया गया था कविता सिंह को। अब ओम प्रकाश यादव भी इंतजार में ही बैठे हुए हैं। बाकी कई लोगों को तो पार्टी ने रिवॉर्ड भी किया, किसी को एमएलसी बनाकर, किसी को कुछ बनाकर, इनको तो वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और यादव समाज के प्रति भाजपा की एक जो नवसृजित प्रेम आया है, ये दर्शाता है कि इस बार भाजपा ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से मंगल पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। मंगल पांडे का एमएलसी का भी कार्यकाल समाप्त हो गया है जी। तो अब क्या होता है ये समय बताएगा, लेकिन इस जगह पर मंगल पांडे भी कविता सिंह के आइडियल रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकते हैं। ये फीडबैक हमें मिल चुका है कि अगर वो आएंगे तो उनको हराने के लिए तैयारी कर लिया यहाँ से लोगों, खुद उनके ही पार्टी के लोग हराने की तैयारी में लग जाएंगे। अब रही ओम प्रकाश की बात, तो ओम प्रकाश यहाँ से यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन अपनी दावेदारी तो उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। अब रही बात इस सीट की, तो अगर कविता सिंह को इस बार चुनाव लड़ने का मौका फिर दे देती है पार्टी, तो आप निश्चिंत रहिए कि भाजपा यहाँ चुपचाप नहीं बैठेगी, भाजपा की लोकल इकाई यहाँ चुपचाप नहीं बैठेगी। बट देयर इज अ बिगर फैक्टर हियर, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी आरजेडी के खिलाफ है। जो शहाबुद्दीन वाला पूरा मामला है और जिसके चलते लग रहा है कि मैंने माहौल ये भी चल रहा है कि नहीं देगी टिकट पार्टी। अभी शहाबुद्दीन का परिवार नाराज पूरा है, पूरी नाराज तो नाराज है वो।
हिना साहब, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि टिकट वहाँ मिलने वाला लोकसभा का कट मच जाए इसके चलते। तो अगर टिकट, जैसा कि हम लोग को इनपुट है कि नहीं मिलता है उनको, वहाँ से और भी जो प्रत्याशी आसपास के हैं विधायक उनको मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी का ही नाम, अमरनाथ यादव भी है, उनका भी नाम। अगर ऐसा होता है तो आप जान लीजिए कि आरजेडी के प्रत्याशी को हराने की भी जिम्मेवारी वहाँ के लोकल मुस्लिम पॉपुलस को मिल जाएगा और फिर दोनों तरफ से मजेदार हो जाएगा। ये सीट बहुत मजेदार हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रत्याशी रिपीट होते हैं तो भाजपा के लोग उनको हराने की कोशिश करेंगे, और अगर उधर से हिना साहब को नहीं मिलता है तब तो उधर से भी वही हाल हो जाएगा। तो मजेदार लड़ाई होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि सीटिंग प्रत्याशी को रिपीट करने पे इस सीट पर एनडीए को हार सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सर सर्वे में भी बताया गया कि ये सीट जो है हरी बत्ती जल गई। सबके सर्वे में सबके सर्वे में ये सीट हारता हुआ नजर। लेकिन एक इस जगह पर राजद को एक बड़ा स्टैंड लेना होगा। राजद के फैसले पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्या हिना साहब को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर दुकान बंद है, मिल जाएगा तो फिर मिल जाएगा तो लड़ाई होगी। चलिए सर आगे चलते हैं, सिवान के बाद सारण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से राजीव प्रताप रूडी हैं, क्या ये रिपीट होंगे इस बार? राजीव प्रताप रूडी को रिपीट होते मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इनके खिलाफ जबरदस्त विद्रोह भी है, लोकल लेवल पर भी लोग इनके प्रत्याशी जो हैं इनके खिलाफ माहौल बनाए हुए हैं। और पिछली बार राजीव प्रताप रूडी को उस जगह पर एक दो फायदे मिल जाते हैं, जिसमें से एक संतोष महतो है। संतोष महतो को जब राजीव प्रताप रूडी ने खोजा है वो उनके साथ चले गए हैं, लेकिन भाजपा में संतोष महतो आए और उनको बहुत जगह नहीं मिली, तो नाराज होकर वो चले गए हैं अब प्रशांत किशोर के पास। तो अब जरूरी नहीं कि वो इनका हेल्प करेंगे ही, और खबर तो ये आ रही है कि प्रशांत किशोर की तरफ से प्रत्याशी संतोष महतो होंगे। बिल्कुल सर। तो इस जगह पर ये भी एक बड़ी लड़ाई है। खबर आ रही है कि राजद भी यहाँ से बहुत मजबूत प्रत्याशी लेकर आ रहा है। जी। तो इस बार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। राजीव प्रताप रूडी की पॉपुलैरिटी बिहार में थोड़ी घटी है, पार्टी में भी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो नहीं है। इनके लिए एक ये बात दिखा जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद इनसे नाराज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बड़ी ये बात तो इन्होंने खुद भी कहा है कई मंचों से ये सारे में कि भाजपा में मतलब कई मंच पे भी बोल दिया कि मैंने मंच पे जगह नहीं मिला, नीचे बैठना पड़ता है, बहुत क्षेत्र में समय भी नहीं बिता रहे हैं। एम्बुलेंस गेट एक मामला हो गया था इनके खिलाफ। तो अब पॉपुलैरिटी थोड़ी घटी है और भाजपा साई अवे कर रही है इनसे। देखते हैं, मुझे लगता है कि भाजपा ही इनका पत्ता नहीं काट दे, किसी नए को देने की बात की जा रही है। लेकिन इनको अगर टिकट मिलता है तो ये इस बार बहुत मुश्किल होगा इनके लिए वहाँ से। मतलब सारण का सीट। हाँ, सारण का सीट बहुत मुश्किल है। जी सर, आगे बढ़ते मुजफ्फरपुर की सीट, ये भी चर्चा का विषय है मुजफ्फरपुर, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, इधर मिथिलांचल सीमांचल को जोड़ता है, इधर उत्तर बिहार को जोड़ता है। तो क्या लग रहा है इस सीट पर? अजय निषाद के बारे में, चूंकि इनके पिताजी का एक बड़ा लेगेसी रहा है इस क्षेत्र से, तो उनका पत्ता सीधे तौर पर काट पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अजय निषाद के खिलाफ भी जो हमने सर्वे किया तो उसमें बहुत पॉपुलर नहीं निकले जी। और सबसे बड़ी बात रही कि उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा वहाँ के निषाद समाज का ही। निषादे समाज के खिलाफ वहाँ पे मैंने हो गया है, पता नहीं क्यों। अब उसका कारण कहीं ना कहीं मुकेश सहनी हो सकते हैं। मुकेश सहनी के साथ जो हुआ है उसकी भी सजा अजय निषाद को मिल सकती है। मुकेश सहनी भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। मुकेश सहनी के भी एनडीए में बातें हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि मुकेश सहनी आए तो उनका टिकट कट जाए। तो बीजेपी मतलब अपना एक टिकट गवा के मुकेश सहनी को देगी। मुकेश सहनी को मिलता है तो ये सीट मुकेश सहनी के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, एनडीए को एक सीट बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे तो पॉपुलैरिटी वाइज तो इनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ थोड़ा सा डवाडोल हो रहा है। मतलब सहनी वोटर को ये नहीं इकट्ठा कर पाए जैसे मुकेश सहनी कर रहे हैं। देखिए, बड़े निषाद नेता के पुत्र हैं, निषाद नाम भी इनके हम में है, लेकिन जो इन्होंने किया मुकेश सहनी के साथ ना, जो एक दोनों के बीच में कमोशन हुआ, अदावत हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा डिवाइडेड इनके लिए ओपिनियन वहाँ से आता रहा है। सर अगले सीट की तरफ बढ़ेंगे, सीतामढ़ी की सीट, ये भी चर्चित सीट है। ये सीतामढ़ी सीट पे बेचारे बड़ी बुरी तरीके से फंस गए हैं सांसद सुनील पिंटू। ना इधर के ही रहे ना उधर के रहे, ना इधर का रहा मैं ना उधर का रहा, इधर चला कि सफर का ही रहा, सफर का ही रहा। अब सफर भी समाप्त करने की तैयारी इनकी चल रही है। मुलाकात तो ये भाजपा के दिग्गजों से भी किए हैं, पार्टी के दिग्गजों से भी लगातार मिलते रहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक पॉपुलर ओपिनियन ये बन चुका है कि ये भाजपा का प्रेम त्याग नहीं पाए और संभावनाओं को लेकर बहुत क्या बोला जाए उसको, नीतीश कुमार के सामने नीतीश की पार्टी तो ज्वाइन कर ली लेकिन दिल से नीतीश के कभी नहीं हो पाए। मतलब ये नहीं दिखा पाए कि हम आपके अब हो गए हैं। हाँ, विरोध भी जो इन्होंने किया जातीय जनगणना का, उसका भी कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तेली समाज के हों या पार्टी के हों या भाजपा के हों, किसके हों,
इस कश्मोकश में थोड़े से ये फंस गए। निश्चित तौर पर समाज तो इन्होंने पा लिया होगा वो विरोध करके, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनको नुकसान हुआ है। और उस क्षेत्र में जब तक नीतीश और भाजपा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त था तब तक तो इनको अजेय थे ये। जी। लेकिन अब वहां पर प्रत्याशी कितने पहुंचे हैं आपको पता है? बिल्कुल सर, आधे दर्जन से सीतामढ़ी सबसे हॉट सीट बन गई है। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर से लेकर रामेश्वर महतो जदयू के 2 प्रत्याशी, फिर आरएलएम के वहां से 2 प्रत्याशी, माधव आनंद और मदन चौधरी 2 प्रत्याशी वहां से। और छोटे बड़े प्रत्याशी को तो नामे मत लीजिए, कई गो हैं सर। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कल ही राजनाथ सिंह वहां पर आए थे, तो सीता माता की धरती पर बीजेपी मैं कह रहा हूँ लोजपा से भी 2 प्रत्याशी हैं और भाजपा ने तो कह ही दिया कि सीट हम रखेंगे। देखिए लोजपा भी सीट पर बार बार, अब बात जहाँ भी देखिएगा चिराग पासवान का बयान, उसमें जरूर वो सीतामढ़ी का जिक्र करते हैं और माता सीता धाम का डेवलप करने की बात करते हैं कि जैसे अयोध्या हुआ वैसे ही पुराना धाम बाकी भी हो जाए डेवलप। लेकिन चूंकि ये सीट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और भाजपा चाहेगी कि एक लिंक डिस्टैब्लिश हो। जब राम का नाम लिया जाए तो सीता का भी नाम लिया जाए, उस राम सीता को जोड़कर वोट बैंक भी जोड़ा जाए, एक सेतु डेवलप किया जाए जो दोनों के बीच में वोट का आदान प्रदान लोगों को करवाएगी। तो भाजपा भी ये सीट लेना चाहती है। तो मुझे तो लगता है कि प्रत्याशी रिपीट ही नहीं होंगे। सुनील पिंटू नहीं रिपीट होंगे तो किस परिस्थिति में होंगे? हल्की राजनीति हम क्या करें, हल्का विश्लेषण क्या करें? ये रिपीट ही नहीं होंगे तो इनकी बात ही करना बेकार है। तो अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं तो जमानत जब्त कराएंगे अपना। तो जदयू से क्या होगा सर? जदयू में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत मुश्किल है। देखिए जदयू में बड़ा मिक्स सिग्नल आ रहा है, बताते हैं आपको। देवेश चंद्र ठाकुर जहां वहां शुरू कर दिए हैं, आपको याद होगा मैंने एक फीडबैक दिया था कि देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाइए वहाँ क्षेत्र में काम कीजिए, मेरे आगे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं होगा। और नेक्स्ट डे वो चले भी गए और जाके वहाँ काम भी कर रहे हैं। कल उनके यहाँ आपको याद होगा कि भोज भी हुआ है। और दूसरी तरफ रामेश्वर महतो के बारे में खबर आ रही है कि वो एमएलसी में रिपीट नहीं होंगे। तो रिपीट नहीं होंगे तो कहाँ उनको पार्टी एडजस्ट करेगी? कहीं से तो नहीं कि उनको पार्टी टिकट देगी। ये भ्रम जो उत्पन्न हो रहा है, ये कोई स्पष्ट फैसला लेने नहीं दे रहा सीतामढ़ी। नीतीश कुमार चौंका सकते हैं सीतामढ़ी की सीट पर? अब तक तो नीतीश चौंकाते ही रहे। लार्जर पॉसिबिलिटी कि नीतीश कुमार फिर चौंका दें। कहीं सर एक मन में ये चल रहा है कि जैसे सुनील कुमार पिंटू के साथ पिछली बार हुआ, बीजेपी के होते हुए जदयू के मिल गए, वैसे ही रामेश्वर महतो के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। हो सकता है, देखिए संभावनाएं असीमित है। देवेश चंद्र ठाकुर की तरह ही रामेश्वर महतो भी दिल्ली लॉबी में बहुत मजबूत है। तो अप डाउन तो वो भी करते रहते हैं। और भाजपा लोजपा में और आरएलएम में उनके भी बहुत तिगड़म है उनका। तो इधर नहीं तो उधर से भी दिमाग लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम ये कैसे कह सकते हैं, निश्चित तौर पर पार्टी और प्रत्याशी दोनों संभावनाएं खोजते रहते हैं इधर उधर। लेकिन चूंकि अभी जदयू के साथ हैं तो बहुत उस पर कुछ बोलना भी उचित नहीं होगा। अगले सीट पर आते हैं सर, पूर्णिया। संतोष कुशवाहा जदयू से ये वर्तमान में सांसद हैं सर। पूर्णिया के बारे में हम देखिए बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। पूर्णिया के बारे में इतना ही बोलेंगे कि हम वहाँ सर्वे करने जब गए, और मैंने, आप भी थे, कई लोगों से हमने बात की, मैं 1-2 लोगों से बात नहीं की है। कितना वीडियो तो काट के फेंकना पड़ा, कितना लगा है विरोध देखिए आदमी का। लगे जैसे कि मैंने कि हम एक तरफाई खोजने गए थे, ऐसा लग रहा था। और सच पूछिए तो इतना विरोध सिटिंग सांसद का किसी और सीट पे तो मैंने नहीं देखा। संतोष कुशवाहा कुछ गलत भी नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा नहीं किया तो बहुत बुरा कर दिए, कुछ बुरा भी उन्होंने नहीं किया है। लेकिन उनके चेहरे का एक जो चमक है, जो चेहरे का उनके फोट है, वो कहीं ना कहीं डिप हो गया है वहाँ पे। और इसकी वजह से पूर्णिया सीट की संभावनाएं असीमित हो गई हैं प्रत्याशियों की। माने लोकल स्तर पर वहाँ पर संजीव मिश्रा से लेकर आसपास के भी इलाकों के कई प्रत्याशी, मान जो सुपौल लड़ना चाह रहा है, जो अररिया लड़ना चाह रहा है, वो भी पूर्णिया को देख रहा है कि यहाँ तो सांसद हटवे करेगा अब की बार। हैट्रिक नहीं लग रहा उनका, ये जनता ने कह दिया। किशनगंज से ज्यादा फोकस पूर्णिया पर होना चाहिए और राहुल गांधी कर रहे हैं पूर्णिया में फोकस। इसीलिए सर रैली वगैरह भी सब उधर ही किए थे। पूर्णिया में तेजस्वी यादव का भी फोकस पूरा रहा। जी 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 बिल्कुल। और आपको ये पता ही है कि चिराग पासवान का भी बड़ा फोकस है। जी। चिराग पासवान भी वहाँ पे लगी से घास काट रहे हैं। तो बड़ा विचित्र ढंग से इसको कहा जा सकता है कि पूर्णिया की सीट पर सांसद रिपीट नहीं होते दिख रहे हैं। होंगे जमानत नहीं जब्त होगा, लेकिन ये तो बोलने का टर्म है जमानत जब्त। जैसे जुमला
जुमला अमित शाह ने दिया वैसे ही जुमला हम लोग भी कभी कभी थंबनेल में लिखेंगे तो देखिए कैसे। सही बात। तो एक्सक्लेमेशन देके लिखने का एक ट्रेंड आ गया है यूट्यूब पर। जी जी जी। तो उसको हम लोग फॉलो करना। लेकिन हाँ, पूर्णिया सीट पर संतोष कुशवाहा बहुत बहुत टफ है उनके लिए निकाल पाना। सर अगले सीट निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे लहर है राम का, तो बच्चा राम का। जहानाबाद की सर अगर बातचीत की जाए तो जहानाबाद में क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो चंदेश्वर प्रसाद हैं जदयू के वो रिपीट होंगे? नहीं, इनका पत्ता बहुत पहले कट चुका है। मैं देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि पूर्णिया सबसे ऐसी सीट नजर आ रही है जहां से प्रत्याशी आए तो गए, लटकला तो गला। तो लेकिन जहानाबाद सीट ऐसी सीट है जिसने अपना रुख पहले ही दिखा दिया है। इसलिए मैंने नहीं कहा कि जहानाबाद वैसी सीट है, क्योंकि जहानाबाद से ये फैसला हो चुका है कि इनको हट जाना है। इनके खिलाफ थोड़ा मोड़ा मामला नहीं गया नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार के पास इनके एम्बुलेंस वाला मामला, जो एथी वाला मामला, वो सब गया है। और नीतीश कुमार इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और रही बात इनके विनेबिलिटी की, तो वो भी इस बार टेस्ट होगा। राजद वहां से सुरेंद्र यादव को ले आने वाला है, और सुरेंद्र यादव बहुत मजबूत कैंडिडेट है, सर्वे में भी आपने देखा। बिल्कुल। और यादव बहुत पोलराइज हो जाएगा। यादव और भूमिहार का गढ़ है। भूमिहारों को कितना बार वहां धूल छाटना पड़ा है, मैंने यादव जब पोलराइज हुए हैं तो इस बार बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर प्रत्याशी तो बदलता नजर ही आ रहा है। खास बात यह है, इस जगह पे बड़ा एक मजेदार कहानी है। इस जगह पर एक ही प्रत्याशी पर 3 पार्टियां दांव लगा रही हैं। अच्छा। भाजपा, आरएलएम और चिराग पासवान। तीनों चितरंजन कुमार और चिंटू भैया पर दांव लगा रहे हैं। चितरंजन कुमार चूंकि लगातार एक्टिव रहे, और आपने देखा ही, मैंने हम कितना बड़ा ही करें, नौकरी देने को लेकर जो उन्होंने शुरू किया है ट्रेंड 2 साल से चला रहे हैं। दिल्ली में तो आपने देखा ना कितने लोगों को नौकरी उन्होंने दिया है। कई लोग हमने सामने देखा कि मैंने उनके नौकरी कर रहे हैं लगातार। तो ये देखिए, सांसद कोई बनता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके लिए क्या होती है? आपने पूरा बिहार में साथ घुमा है, याद होगा आपको, पलायन एक बड़ी समस्या। पलायन पूरे बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। जिस घर का कोई युवा बच्चा उठकर चला जाता है बाहर काम करने, बूढ़ा होके आता है, वो क्या अपना जीवन जिया है? वो क्या बच्चों के साथ और माँ के साथ और परिवार के साथ समय बिताया है? कुछ नहीं बिताया है। सर गांव के लोग पहचानते नहीं ठीक से। बिल्कुल। हम सर सर्वे करने निकलते हैं तो अपना दुख बताते हैं कैमरा पे, क्या स्थिति में हम लोग रहते हैं वहाँ पे। हम लोग बहुत हमें महादेव का आशीर्वाद है हमारे से लोगों को कि हम अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ ये काम कर पाते हैं और रोजी रोटी चल जाती है। लेकिन जिन लोगों को 15,000 20,000 की नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए सोचिए कितना दुखद परिस्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बाहर लोगों को नौकरी दे सकता है, अगर उनको सांसद बनाया जाए और उसके पास रोड मैप हो कि हम बिहार में ही इंडस्ट्रीज लाएंगे, बिहार में हम रोजगार लोगों को देंगे, तो ये तो सोने पर सुहागा है। ऐसे इच्छा शक्ति वाले सांसद अगर बिहार में 10 गो आ जाए तो मेरे भाई बिहार का वारा न्यारा हो जाएगा। तो मतलब किसके साथ ही जाएंगे? क्योंकि जैसे बिहार और रोजगार की बात आती है तो चिराग पासवान का विजन है एक है। ये सीट किसके पास जाता है उस पर डिपेंड करता है। सर्वे सभी ने करा रखा है और हमने सर्वे का रिपोर्ट भी देखा है कि कहीं ना कहीं उस लगभग सभी रिपोर्ट्स में इनका नाम आ रहा है, सभी पार्टियों की तरफ से भी आ रहा है। तो एक है कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही हैं। एनडीए की तरफ से कौन यहाँ से लड़ रहा है इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। जो है सामने से है कि सुरेंद्र यादव क्या लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब तक तो राजद ने कहा है कि लड़ेंगे, मतलब इशारा है। तो अंतिम समय में क्या होता है उस पर देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर प्रत्याशी रिपीट होते नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सर सुपौल की बातचीत की जाए तो सुपौल पर दिलेश्वर कामत है, जदयू के सांसद हैं, इनके बारे में क्या? सुपौल भी एक ऐसी सीट है जिस पर हमारा बहुत समय बीता है। बिल्कुल सर। अलग अलग कारणों से हम सुपौल गए हैं। जब हम सुपौल गए हैं हमने ये देखा है कि सुपौल में गरीबी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। किसानी भी मुख्य पेशा नहीं है, क्योंकि किसानी तो समस्या में है। वहाँ पानी आके टिक जाता है, बालू छोड़ के जाता है खेत में, वो एक बड़ी समस्या है। लेकिन देखिए जहाँ मैटर बड़ा होता है वहाँ आपको पता है कि बड़े लोगों को बुला के खड़ा भी किया जाता है। तो लगभग 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं कि दिलेश्वर कामत जब जहाँ क्षेत्र से गायब हैं, वहीं एक आदमी वहाँ डेरा डाल लिया है। आपने देखा हमारे सर्वे में जितने प्रत्याशियों को हमने डाला, सबसे हाईएस्ट स्कोर किस प्रत्याशी का रहा। उसमें आपने देखा चाहे कोई भी हो, सिटिंग सांसद को 7% 8% वोट आ रहा है, महागठबंधन के प्रत्याशी को 10% वोट आ रहा है। और वहीं आप अगर देख रहे हैं तो इतना ज्यादा ग्राफ ऊपर उठा हुआ है वैद्यनाथ मेहता का, पूछिए मत। और ये साबित करता है कि अक्रॉस
मतलब कास्ट, वोट फैक्टर वो अपने पाले में कर चुके हैं। एक पॉपुलैरिटी 2 साल समय बिताने का एक क्षेत्र में बहुत बड़ा समय होता है। आने आते जाते तो सांसद भी रहते हैं क्षेत्र में, लेकिन अगर कोई सांसद दिल्ली बैठा हुआ हो, आइए यहीं बैठे हुए हैं 2 साल से, तो उससे एक जनसंपर्क का उसका फायदा होता है। ये तो सर 1-1.5 साल पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं, लोगों के बीच जाते हैं। हम भी सर सुपौल गए थे तो मतलब सारे यादव, मुसलमान, भूमिहार, राजपूत, जितने सारे कास्ट हैं सब सर इन्हीं बैद्यनाथ मेहता के नाम पे सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं कि बैद्यनाथ मेहता ही। मैं देखिए आपको बता ही देता हूँ एग्जैक्ट डेटा, उसमें बहुत कंफ्यूजन ना हो। सुपौल लोकसभा में हमारे लगभग 4000 लोगों ने इसमें वोटिंग किया है। इसमें बैद्यनाथ मेहता को 67% लोगों ने वोट किया है, 67%। इनके निकटतम सबसे जो बड़े प्रतिद्वंदी हैं वो दिनेश्वर कामत है, जिनको 13% मिला है। राम कुमार राय को 10%, बिस्मोहन कुमार को 4%, पिंटू मंडल को 5%। मतलब ये साबित करता है कि उस क्षेत्र में बदलाव की एक बड़ी बयार बह रही है। वक्त और नीतीश कुमार भी जानते हैं बात। देखिए विजेंद्र यादव के चलते कामत का थोड़ा कद घटेगा, और कामत को जैसे ही बिठा दिया जाएगा ये सीट एनडीए के लिए मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर रिपीट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे। तो अब तो मुझे लगता है कि शायद निर्दलीय लड़कर भी बैद्यनाथ मेहता इनको पलटने का क्षमता रखते हैं, तो गेम तो पलट ही देंगे निश्चित तौर पर। ये है काबिलियत, और वो आदमी मेहनत कर रहा है, और उनकी टीम जितनी बड़ी है हमने देखा है भाई, लग रहा है कि मतलब पूरे स्टेट का चुनाव लड़ने के लिए उतार दी है अपनी टीम। वो एक ही सीट पर पूरे प्रदेश का लग रहा है कि चुनाव लड़ने वाला सब लोग बैठा हुआ है। तो ये एक है, सिटिंग सांसद रिपीट तो नहीं हो पा रहे हैं। मतलब वही ये बैद्यनाथ मेहता ही सबसे बड़े दावेदार हैं वहाँ के। अगर ये रिपीट हो गए तो फिर गए, निर्दलीय भी जीत जाएंगे। निर्दलीय बड़ा दावेदार है भाई, अब देख रहे 67% मैं तो कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दावा है कहीं ना कहीं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर बक्सर की सीट पर क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी चौबे बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, और काफ़ी मतलब केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं वो, क्या लगता है? देखिए एक बात जान लीजिए, अश्विनी चौबे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार हार जाएंगे, लेकिन अश्विनी चौबे क्यों नहीं लड़ रहे हैं इस पे फोकस हमें करना चाहिए। क्यों हार जाएंगे तो सब लोग जानता है कि इस बार बाहरी भीतरी वाला लड़ाई हो गया है वहाँ पे। मतलब किसी पार्टी से आए, अगर बाहर से आएंगे तो इस बार नहीं बचेंगे। 2 बार बर्दाश्त कर लिया जनता ने, इस बार वहाँ चेंज का एक बड़ा मांग है। और उस कंडीशन में कहिए कि फिर दूसरा प्रत्याशी कौन है? 2 ऑप्शन है, गरम दल नरम दल है। जहाँ आनंद मिश्रा असम से नौकरी छोड़कर आ रहे हैं आईएएस की, वहीं अपनी डॉक्टरी छोड़कर पहुंचे हुए हैं मनोज मिश्रा, वहाँ पर गैस्ट्रो जो सबसे बड़े डॉक्टर एशिया के हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो बक्सर के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। अगर आनंद मिश्रा भी मिलते हैं तो बक्सर को अच्छा ही लगेगा, और अगर मनोज मिश्रा मिलते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, आनंद मिश्रा के साथ भी एक बड़ी समस्या है, जहाँ अश्विनी चौबे से ज़्यादा समय मनोज मिश्रा ने बिताया है बक्सर में, वहीं आनंद मिश्रा नौकरी कर रहे थे आसाम में। आएंगे तो वो भी आउटसाइडर है, थोड़ी देर के लिए कहलाएंगे। तो यही गेम है। इस गेम में इसमें नाम तो कई लोग का चला था कि मनोज तिवारी आएंगे, मंगल पांडे आएंगे, और लोगों का नाम चल कि विकास वैभव लड़ेंगे, फलना लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा एकदम इंडिजीनियस चुनेगी। भाजपा ने मनोज मिश्रा को, डॉक्टर मनोज मिश्रा को लगातार प्रमोट किया है, मैंने मीडिया सेल, फिर उसके बाद जो पैनलिस्ट, फिर प्रवक्ता। अब समझिए कि वो ग्राफ भी कुछ कहानी कह रहा है, जहाँ आनंद मिश्रा का आना भी ये इशारा है। वो एक्टिव भी हैं फील्ड में, जैसा कि देखा जाता है बक्सर में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एक्टिव मनोज मिश्रा ही हैं। और ये स्थापित भी इस बात को करता है कि कहीं ना कहीं एक नहीं होता कि पोलाइट वे में उन्होंने अपनी दावेदारी वहाँ प्रस्तुत कर दी है। अब बाकी पार्टी को तय करना है। अगर प्रत्याशी बदलने की बात आएगी तो लोकल न खोजिएगा जी, वोकल फॉर लोकल। तो उस स्थिति में 100% क्वालिफिकेशन रखते हैं मनोज मिश्रा। और हाँ, अगर आपको बहुत तड़क भड़क वाला चाहिए तो वो भी एक मिश्रा वहाँ आनंद मिश्रा इंतजार कर रहे हैं। जब बाहर से घूम फिर के आए हैं, माहौल लेके आए हैं, बक्सर को बदल देंगे वो। तो सब जनता के पास ऑप्शन ज़्यादा है। अब सर आते हैं भागलपुर में। भागलपुर में भी काफ़ी लड़ाई तेज है। अजय मंडल जो जदयू के सांसद हैं, और जदयू से ही एक और व्यक्ति जिनका चर्चा जो है काफ़ी हो रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो वो भी काफ़ी मतलब दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या हो सकता है इस बार? ये पार्टी अंदर ही अंदर कमज़ोर है इस जगह पर, और ये पोल खुल गया अभी। भागलपुर कांग्रेस और भाजपा का गढ़ रहा है।
कभी कांग्रेस कभी भाजपा, यही वहाँ होता रहा है। शहनवाज हुसैन को खबर आ रही है कि उनकी BMLC की जो समय खत्म हो रहा है, तो उनको भी चुनाव लड़ाकर पार्टी कहीं एडजस्ट करना चाहेगी और जायज़ भी रहेगा। लेकिन शहनवाज हुसैन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो इस सीट को जदयू से छीनना पड़ेगा, और जदयू में छीना झपटी करने से पहले ही जान लीजिए कि वहाँ से खुद विधायक के ऊपर मैंने तलवार भिड़ा दिए हैं, वहाँ के लोग उसमें सांसद के ऊपर भिड़ा दिए हैं वहाँ के विधायक तलवार। गोपाल मंडल ने, अजय मंडल नाम है उनका, उनके ऊपर तलवार भिड़ा दी है गोपाल मंडल ने, जो विधायक है वहाँ। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं कि हम तो लड़बे करेंगे, उनको बहुत लड़ने का मौका मिल गया, अब हम में लड़ेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई शहनवाज उवाज नहीं आएगा यहाँ, यहाँ हम ही हैं। बात होगी पॉकेट में हम रखे हैं टिकट, दिखाएगा आपको। हाँ, ये भी बोले थे विधानसभा के अंदर, वो बोले थे कि पॉकेट में नीतीश कुमार दे दिए हैं, सुरक्षित रखिए कि गिर मत जाए कहीं नीतीश कुमार सर वो क्या बोलते हैं इनको, सीतामढ़ी वाले सीट वाला गेम तो नहीं कर देंगे। नहीं, ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को कोई ट्रेन का टिकट दे दिए हो और ट्रेन में तो एक्सपर्ट है गोपाल मंडल जी, ट्रेन में ट्रेवल करने का इनको एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, 20 साल का तजुर्बा है, तो हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं ये जोक्स अपार्ट, ये सीट बहुत मजेदार हो जाएगी। इस सीट पर चूंकि अश्विन चौबे हटेंगे बक्सर से, तो जाएंगे कहाँ? चौबे जी की भी दावेदारी इस सीट पर है। हो सकता है कि भाजपा उनके बेटा को फिर से कहे कि भाई फिर से भाजपा का चुनाव लड़ाएगी विधायक का, लेकिन अश्विन चौबे से बड़े पेड़ को आखिर आप काटिएगा तो जगह होगा न रखने का आपके यहाँ, कहाँ रखिएगा? रोड पे? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वो पैटर्न अपनाना चाह रही जो राजस्थान और इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो सांसद को विधायक का चुनाव लड़ा दिया, विधायक को कई विधायकों को सांसद में सेट कर दिया, क्या वही पैटर्न अपनाया जा रहा है? क्या कहा जाए, ऐसा बात आप बोल दिए कि मैंने कई लोग को मैंने बुरा लग जाएगा। आपको याद होगा एक सांसद तो ये भी कह रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने का मन नहीं है, हमको पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम तो बड़ा नेता हो गए हम ना, अब हम लड़ेंगे नहीं सब चुनाव। ये भी हुआ था। कहीं टिकट कट गया तो क्या होगा? चलिए सर, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से, भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, पाटलिपुत्रा की कहानी तो स्पष्ट हो गई, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। रामकृपाल यादव जीतते हारते क्या होता है तो मैंने चुनाव उनमें लड़ते तब न पता चलता। अब आप सोचिए क्या मैं बोल रहा हूँ, वो लड़ते तब न पता चलता। सिद्धार्थ कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, सदस्यता भी उनकी समाप्ति हो जाएगी, जो स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सिद्धार्थ को कुछ ना कुछ प्रॉमिस मिला होगा ना भाजपा से। सम्राट चौधरी खुद हाथ पकड़ के लेके गए थे। ये दावा तो सिद्धार्थ ने बहुत पहले कर दिया था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं इस बार सांसद का, लेकिन कहाँ से लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, ये नहीं पता था। अब एक क्लैरिटी आ गई है, सिद्धार्थ विधानसभा छोड़कर अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और ये भी समझ में आ गया कि उनका साथ कौन देने वाला है। भूमिहार समाज से आते हैं, सीट थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन सिद्धार्थ एक आइडियल कैंडिडेट हैं, क्योंकि विधायक के तौर पर बड़ा एक्टिव रहे हैं, उस क्षेत्र में उनकी पकड़ भी है। हाँ, पकड़ भी है, और काफी ज्यादा है। भूमिहारों को एक मौका मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो भूमिहार भी भुनाना चाहेंगे उस बात को। बिल्कुल सर। लेकिन कंपटीशन भी उनकी मीसा भारती से होगी। मीसा भारती कोई कमजोर थोड़ी है। अगर मीसा भारती को बार बार रामकृपाल से लड़ने का मौका मिला था तो इतना से हार जीत हो रहा था जी। कहीं ऐसा ना हो कि मौका मिल जाए मीसा भारती को तो चाप दे इस बार। यही स्ट्रेटेजी बना के भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। तो सर ये सवाल उठता है कि रामकृपाल यादव कहाँ सेट किया जाएगा फिर? यादव के बड़े इतना ना आप लिस्टें लंबा बना दी हैं कि किसको किसको कहाँ कहाँ में एडजस्ट करें। अमित शाह का जिम्मेवारी है, ये पेड़ लगाइए, हम मेरा जिम्मेवारी थोड़ी है। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि इतना बड़ा पेड़ काटिएगा तो रोड पर तो नहीं रख सकते हैं, सरकार उठाए लेके चल जाएगी या कोई उठा के लेके चल जाएगा। रामकृपाल के भी बहुत खरीदार हैं, अश्विन चौबे के भी बहुत खरीदार हैं। ऐसा ना हो कि इधर से छूटे तो पहले बिहार में परिपाटी ही उल्टी हो जाए। लेकिन खैर किसी भी चीज़ में को होने के लिए हमें बिहार में एक पैटर्न देखना होगा। जब ओम प्रकाश का टिकट कटा था तो ओम प्रकाश चुप बैठे थे, जनक राम का टिकट कटा था जनक राम चुप बैठे थे, ढेर लोग चुप बैठा तो इनको भी चुप बैठाया जाएगा, कुछ ना कुछ बैठना तो पड़ेगा ना। चलिए देखिए, तो ये 10 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं और ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में जो चीड़-फाड़ करनी थी कि इनका टिकट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि दोबारा इनको टिकट मिलना असंभव लग रहा है, उस पर चीड़-फाड़ हमने किया है। हमारे डॉक्टर संपादक नमन मिश्रा सर ने पूरे तरीके से समझा दिया कि आखिरकार क्यों कटना चाहिए टिकट, और रिपीट होंगे तो एनडीए गठबंधन को कितना नुकसान होगा। लेकिन ये कड़ी अभी यहाँ समाप्त नहीं हो रही है, ये कड़ी अभी और जुड़ते जाएगी। ऐसे ही तमाम सांसदों और जो संसदीय क्षेत्र है उस पर चीड़-फाड़ हमारा जारी है। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।